हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा मैथ की पेडागोजी का 4 सेशन है। मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट से एग्जाम दो, आप सभी के लिए पेडागोजी काम आएगी। ओके, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। परियोजना का चुनाव करते समय अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। आपकी जो परियोजना है उनका अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो उनमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार हो, बिल्कुल। अगर बच्चे के अनुसार नहीं होगी तो आपकी जो परियोजना है वो किसी काम की नहीं होगी। बाल केंद्रीय, बिल्कुल। चाइल्ड को हम सेंटर में रख के सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हो, इससे है ना बच्चे को अच्छे से समझ में आता है अगर वो करके सीखता है तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों ही ऑप्शन है वो हमारे क्या है, पॉजिटिव है और तीनों ही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सहसंबंध उपागम में पढ़ाया जाता है। जो आपका सहसंबंध है उपागम, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित करके, प्रत्येक विषय को अलग विषय में कोई भी संबंध न करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं होता। अगर विषय से विषय संबंधित नहीं होगा तो आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छा नहीं रहेगा। ये भी कटे प्रत्येक विषय को अलग अलग करके, ये तो एक ही बात है। विषय में कोई संबंध ना रख के या फिर अलग अलग करके, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट बचता है। हमें एक विषय को दूसरे विषय से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है, मैथ की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन साथ में एक लैंग्वेज यूज होती है जो हम सभी को समझ आ जाती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इकाई संबंधित विषय वस्तु का ऐसा विस्तृत चित्र है जिसका छात्र अध्ययन कर सकते हैं। यह कथन किसका है? कथन है। कथन का तो डायरेक्ट ही आंसर होता है प्रेस्टन का, या आपका बेशेल का, ये हेनरी हेयर का। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। हेनरी हेयर भी आपका नहीं है, बेशेल भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये क्या है? प्रेस्टन का है ये जो कथन है ये। नेक्स्ट देखेंगे। इकाई विधि आधारित है। जो आपकी इकाई विधि है, जो यूनिट प्लान है, वो किस पे आधारित है? अवयविवाद पे, जेस्टाल्ट पर, हमारा जो है ना इसी पे आधारित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ही ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे। सामाजिक समस्याओं का वास्तविक अवलोकन शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य। शैक्षिक भ्रमण का कौन सा उद्देश्य है? जो आपकी वास्तविक समस्याएं होती है, जो आपकी सोशली जो प्रॉब्लम्स होती है, उनका अगर आपको अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना हो तो उनमें शैक्षिक भ्रमण का कौन सा उद्देश्य होता है? जब आप घूमने जाते हो, उनका आप भ्रमण करने जाते हो, तो क्या उद्देश्य होता है उनका? शैक्षिक उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य होता है, ये सभी। अब देखो प्रॉब्लम है वो कौन सी है हमारी? सामाजिक है, तो हमारे जो एम्स होंगे वो भी क्या होंगे? सामाजिक होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड होगा। गणित शिक्षण के उद्देश्य एक शिक्षक की सहायता कर सकते हैं। जो आपका मैथ है उसके अगर एम है तो टीचर की कैसी सहायता कर सकता है? पाठ्य सामग्री का चयन करके। जो आपकी पाठ्य सामग्री है, विषय वस्तु है, उसका चयन करके। सार्थक उद्देश्य को लिखने में नहीं। कक्षा को सक्रिय बनाने में कुछ हद तक। उद्देश्य को प्राप्त करने में। देखो ये दोनों ऑप्शन है ना, ये आपके दोनों ही पॉजिटिव है। जो आपकी क्लास है वो सक्रिय हो जाएगी, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो सक्रिय होंगे, जो एक्टिव होंगे। उद्देश्य भी हमारे प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है उद्देश्य एक शिक्षक की सहायता कर सकते हैं। एक शिक्षक की कैसे सहायता करेंगे? जो आपकी पाठ्य सामग्री है ना उसका चयन करने में जो हमारे शिक्षक है उनकी सहायता होगी। तो ऑप्शन नंबर है हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक होगा। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? जो आपकी प्राथमिक स्तर है, जो लो लेवल है आपके, जो स्टार्टिंग का है स्कूल का, उसमें आपका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम। जो आपका प्राथमिक स्तर है या आपका बड़ा स्तर है उन सभी पे क्या होता है हमारा? स्टूडेंट केंद्रित अगर हमारा करिकुलम है तो हमारा बेस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सार्थक आवश्यकता है। मतलब आपका जो शिक्षण है, शिक्षण आएगा यहाँ पे, शिक्षक नहीं शिक्षण। शिक्षण है उसको प्रभावी बनाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों को अधिक से अधिक नोट्स लिखवाना, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्यामपट्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करना, साहित्यिक भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। देखो ऑप्शन नंबर 4 तो कट जाएगा। हर किसी को साहित्य की जो लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती, तो आपका ये तो कट जाएगा। और इस टाइप से आपको कोई भी लैंग्वेज यूज़ भी नहीं करनी होती। श्यामपट्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करोगे तो समझ में आएगा, नहीं भाई ये भी नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सेकंड पढ़ो, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है या किसी को भी समझाना है, अगर आप डेली यूज़ के कोई भी एग्जाम्पल से उस टॉपिक को समझाते हो तो जो स्टूडेंट्स है उसको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। फिर जो एग्जाम्पल होते हैं उनको कभी भी याद करता है तो वो अपना आप उसको रिलेट कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक अध्यापक के लिए क्राफ्ट की शिक्षा क्यों महत्व है। जो आपके प्राथमिक जो टीचर होते हैं उनके लिए जो क्राफ्ट होती है वो क्यों महत्व है। सहायक सामग्री तैयार करने के लिए, अतिरिक्त आय का साधन है, अध्यापक को व्यस्त रखने के लिए, अध्यापक के मनोरंजन के लिए। देखो स्टूडेंट जो टीचर होता है उनका मनोरंजन बहुत तरीके से हो सकता है, सिर्फ क्राफ्ट से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा। व्यस्त रखने के लिए नहीं भाई, बहुत सारे काम होते हैं स्कूल में भी अगर किसी को करने हो तो। अतिरिक्त आय नहीं, उनको क्राफ्ट से उन्हें कोई भी जो इनकम है वो एक्स्ट्रा नहीं दी जाती, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बचता है हमारा सहायक सामग्री तैयार करने में। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्राफ्ट या पेपर ऊपर से बहुत अच्छा समझ में आता है, पिक्चर देख के या कुछ क्राफ्ट का काम करके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। जो आपका इवैल्यूएशन है वो दैनिक मतलब डेली का कैसे लाभदायक है। बालकों का ध्यान केंद्रित करने में, बालकों को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, कक्षा को अधिक तंग करने में, शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। नहीं गई, ऑप्शन नंबर 4 कटेगा। तंग नहीं करता, जो हमारा इवैल्यूएशन है उससे तो जो बच्चा है उसकी प्रोग्रेस का पता लगता है और उसकी जो कमियां हैं उनका पता लगता है। तो बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने के लिए बिल्कुल, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ाया है और उसके बाद देखना है जो बच्चे हैं उनको क्या समझ में आए, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे, इवैल्यूएशन करोगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड ठीक होगा। जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षा कहलाती है। आप भी चेक कर रहे हो, आपके अलावा किसी और ने भी चेक किया है, तो जो आपके मार्क्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो इस प्रकार की जो आपकी परीक्षा होती है वो क्या कहलाती है, विश्वसनीय कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक कौशलों के विकास हेतु प्रयुक्त होने वाली विधि है। आपके जो शिक्षक कौशल है उनके लिए क्या है, हमारी शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि है या अनुकरण शिक्षण है या नवीकरण शिक्षण या उपरोक्त सभी। आपको देखो यहाँ देखो कौशलों का दे रखा है, कौशलों के विकास के लिए पूछा है, तो कौशल के जो विकास होते हैं, जो स्किल होती है वो हमारी सूक्ष्म शिक्षण में दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञान अनुभव भावनाओं प्रवृत्ति तथा मूल्य के संचय का साधन है। जो आपके ज्ञान है, नॉलेज है, जो अनुभव है, ऑब्जर्वेशन है, जो भावनाएं फीलिंग्स, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, और जो मूल्य है, जो हमारे क्या बोलते हैं मूल्य को, मोरल्स हैं, उनके लिए क्या साधन है। विषय प्रवेश है, उपसंहार है, पाठ्य पुस्तक है, यह सभी। तो जो हमारी ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, पाठ्य पुस्तक में आ जाती है, करिकुलम में आ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास का ज्ञान एक समृद्ध भंडार है, यह किसका कारण है। देखो हमारे आसपास है ना समृद्ध पड़ा है, अगर भंडार का अगर हमें ज्ञान चाहिए तो वो किसका कारण है, जिज्ञासा का है, धर्मात्मा का है, निष्क्रियता का। ऑप्शन सभी नहीं, निष्क्रिय तो हम हो ही नहीं सकते, धर्म से रिलेटेड हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट का। सिर्फ एक बचता है, अगर आप में जिज्ञासा है, अगर आप में क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो आपके सामने जो कुछ भी पड़ा हो आप किसी से कुछ भी सीख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, मूल्यांकन किस प्रकार का वर्णन है। जो आपका मूल्यांकन है वो किस प्रकार का वर्णन करता है, गुणात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है, या 1 और 2 होते दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो कट जाएगा और 1 2 भी कट जाएगा। अब बताओ गुणात्मक हो गया परिणात्मक होगा। ये ऑप्शन में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत। जो आपका लचीलापन होगा, जो उसके में फ्लेक्सिबिलिटी होगी अगर आपके करिकुलम में, तो क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर आपको कुछ सही लगेगा तो उसमें ऐड भी कर सकते हो और आप कुछ कम भी कर सकते हो, अगर आपका जो करिकुलम है वो लचीलापन है तो उसमें। अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत, बिल्कुल जो आपके टीचर होते हैं उनसे अगर परामर्श लेके अगर आप अपने करिकुलम को तैयार कर रहे हो तो बेस्ट तरीका है। मनोरंजन का कुछ चीज़ें उसमें मनोरंजन के लिए भी ऐड कर देनी चाहिए, ताकि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका करिकुलम है वो इंटरेस्टेड हो जाए। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हमारा 4 होगा, उपरोक्त सभी। शिक्षण विधि को प्रभावी करने वाला कौन सा कारक नहीं है, क्या पूछा आपसे, नहीं है। शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है।
प्राचार्य संबंधी कारक, शिक्षक संबंधी कारक, छात्र संबंधी कारक, विषय वस्तु संबंधित कारक। अब देखो शिक्षण कर रहे हो तो उसके लिए जो विषय वस्तु से संबंधित कारक तो प्रभावी होंगे ही, छात्र संबंधी कारक भी आपके इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि वो तो मायने रखता ही है, जो स्टूडेंट होता है वो तो। शिक्षक बिल्कुल, जो टीचर होता है वो भी आपका जो रिलेट करता है आपके जो आपकी जो विद्या होती है उनसे। देखो प्राचार्य का कोई भी काम नहीं होता अगर आप शिक्षण करा रहे हो तो उसमें, क्योंकि जो टीचर होता है उसी का अहम रोल होता है, साथ में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका। आपके जो प्राचार्य है, जो प्रिंसिपल है, उनका कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे, पाठ्यक्रम में बच्चों के वे सभी अनुभव सम्मिलित है जिन्हें वह स्कूल में या स्कूल से बाहर प्राप्त करते हैं, ये कथन है। ये आपका कथन है, डायरेक्टली पूछा जाता है। क्रो एवं क्रो का, मुंड्रो का, रस्तों का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा और आपका थर्ड भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ये हमारा किसका है? क्रो एंड क्रो का है जो ये कथन है। कथन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक अच्छी परीक्षण के 3 महत्वपूर्ण गुण हैं। अगर आपका एक एग्जाम है तो उसके सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहले व्यापकता, फिर मूल्यांकन, फिर व्यवहारिकता। वैधता, व्यापकता और मूल्यांकन। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो आपकी है ये क्या है? वैधता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन। ये देखो सीरीज बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी वैधता है, व्यवहारिकता है और मूल्यांकन है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड ठीक हो जाएगा। हमारे पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा दोष है? जो हमारा करिकुलम है उसमें कौन से दोष है, कमियां हैं, वो क्या है? पाठ्यक्रम में अधिक तथ्य भरे हो। बिल्कुल भरा तो बहुत कुछ है, कुछ काम का है, कुछ आपका काम का नहीं है। ये केवल पुस्तकों के ज्ञान पर बल देता है। बिल्कुल जो आपका करिकुलम है वो बहुत सारा है ना, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बनाता है, और इसके साथ बाहर की जो एक्टिविटी होती है वो हमें करने को नहीं मिलती। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं से मेल नहीं खाता। बिल्कुल जो आपके जो क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं उनमें क्या होती है? विभिन्नताएं होती है। वो कोई कहीं से बिलोंग करता है और कोई कहीं से, तो उन चीज़ों को भी इंक्लूड करके ही नहीं चलता। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे तीनों ही ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। प्रश्न पत्र का सही रूप है, जो आपका प्रश्न पत्र है उसका सही रूप क्या है? पहले आसान, बाद में कठिन, कठिन और आसान का अनुपात बराबर। प्रश्न पत्र ऐसा हो कि सभी बच्चे पास हो जाएं। आसान और कठिन बारी बारी से, आसान और कठिन बारी बारी से नहीं। ऐसा हो कि सभी बच्चे पास हो जाए, नहीं, इस तरीके से तो नहीं बनाना। हमें तो सभी बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। कठिन और आसान का अनुपात बराबर, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आसान बाद में कठिन प्रश्न होते हैं जो आपका प्रश्न पत्र अगर कोई भी तैयार किया जाता है। देखो आज का जो टाइम है वो चेंज हो गया है। आज क्या होता है, पहले कठिन डालते हैं, फिर आसान, फिर कठिन, ताकि जो बच्चा है वो स्टार्टिंग में पढ़े, देखे कि बहुत कठिन है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। इस वजह से आपके जो क्वेश्चन है वो पहले हार्ड डाल दिए जाते हैं। तो अगर आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आते तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और हाइपर नहीं होना। आगे जाके जब आप सोल्व करोगे पेशेंस के साथ तो आपको समझ आ जाएगा कि आप पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे। मेरे साथ तो ये चीज़ें बहुत बार होती है, मैंने कईयों से पूछा भी है, उनके साथ भी होती है। तो जो पहले अगर 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो उनके पीछे परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से सोल्व करना है, पेशेंस के साथ। ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना। कोई नहीं, हमारे 2 क्वेश्चन नहीं आए, आगे आने वाले क्वेश्चन ईजी होंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन कहा जाता है, जो आपका कथन है ये किसने कहा है? राधाकृष्ण आयोग ने, नैतिक शिक्षा आयोग ने कहा है, कोठारी आयोग ने, शिक्षा की कार्य योजना ने कहा है। तो आपका जो ये कथन है ये कोठारी आयोग ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका आकलन होना चाहिए? अगर आपको जो आपकी शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उनमें सुधार करना है तो इनमें से कौन सा आकलन होना चाहिए? रचनात्मक प्रवृत्ति का आकलन होना चाहिए, संकलन प्रवृत्ति का होना चाहिए। पहले रचनात्मक प्रवृत्ति का, बाद में आपकी संकलनात्मक प्रवृत्ति का। पहले संकलनात्मक प्रवृत्ति का, बाद में आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति का। देखो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, ये ठीक है आपका। रचनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए, बाद में हमारी जो संकलनात्मक जो प्रवृत्ति है उसका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। दल शिक्षण का प्रारंभ हुआ, जो आपका टीम टोली शिक्षण है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? वो हमारा अमेरिका से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। पाठ्यक्रम संगठन से संबंधित वह कौन सा उपागम है जिसमें प्रकरणों को संकलित रूप में संगठित किया जाता है? आपका जो करिकुलम है उसके बारे में है। सम केंद्रित उपागम है, प्रकरण उपागम है, कालचक्र पराक्रम है,
ये आपका सम्मिश्रण उपागम है। आपका जो ऑप्शन नंबर है सेकंड ये ठीक है। यहाँ का जो परकर्ण उपागम है इससे संबंधित है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है, ये आपको सभी को पता होगा, ये हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इकाई परीक्षा निर्माण में उद्देश्य को निर्धारण की सोपान में होता है। नियोजन होता है, परीक्षणों की तैयारी होता है, या परीक्षण के लागू करना होता है, या मूल्यांकन होता है। क्या दे रखा आपको, इकाई परीक्षण निर्माण में उद्देश्य को निर्धारण की सोपान में होता है। जो आपको निर्धारण करते हो उसमें कौन से सोपान होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जो आपका परीक्षण लागू करना होता है ये है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मूल्यांकन के द्वारा, आप मूल्यांकन के द्वारा क्या कर सकते हो, छात्र अपनी कमियों को जान सकते हैं, छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र अपनी योग्यताओं में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त करते हैं। देखो जो कमियां होती हैं उनका तो हमें इवैल्यूएशन से ही पता चलता है कि बच्चे की जो कमियां हैं वो कहाँ रह गई है। अब देखो कंपटीशन, जब बच्चे में जो 7th 8th क्लास में होता है तो बच्चा देखता है कि जो मेरे से साथ का है वो बच्चा आगे निकल गया तो मुझे भी और पढ़ना है, तो उनमें जो कंपटीशन है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। हम बढ़ाते नहीं, अपने आप बढ़ जाता है। छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करता है। बिल्कुल, जब आपको जो स्टूडेंट है उसको पता चल जाए कि मेरी कमियां कहाँ हैं तो उसमें वो सुधार लाता है और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। जो हमारे तीनों ही ऑप्शन है ये क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। क्या पूछा आपसे, अंग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, सीखने के अनुभव होते हैं, छात्र की योग्यता का वांछित स्तर होता है, व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं। देखो शैक्षिक उद्देश्य तो आपके जो मूल्यांकन है उसका पार्ट है, बिल्कुल है। सीखने के अनुभव, बिल्कुल अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो तो आप किसके आधार पे कर रहे हो, सीखने के आधार पे कर रहे हो। छात्रों की योग्यताओं का वांछित स्तर नहीं भाई, छात्रों की योग्यता के अनुसार कोई कर सकते हो। व्यवहारिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर थर्ड भी ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन गलत है वो हमारा थर्ड गलत है कि जो छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर है ये हमारे जो मूल्यांकन है इसका पार्ट नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में किस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। जो आपका सब्जेक्ट अगर पर्यावरण है उसमें अगर आपको जो एजुकेशन है, जो आपकी अध्ययन विधियां हैं उनको अगर प्रभावशाली बनाना है तो आपकी कौन सी विधियां होगी जो उस टॉपिक को प्रभावशाली बना सकती है। कहानी कह सकते हो, अभिनय करके, या खेल विधि से, या निरीक्षण विधि से। देखो पर्यावरण है, पर्यावरण तो है, जैसे इन्वायरमेंट है, पर्यावरण को इन्वायरमेंट ही कहते हैं। इन्वायरमेंट का अगर आपको अध्ययन करना है या प्रभावी बनाना है या कुछ भी करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है आपका निरीक्षण विधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।